नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर वापस जा रहे हैं। साल है 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। जी, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है और वहाँ सत्ता में क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी आ गई है। हाँ, और उन्होंने वादा किया है कि वो भारत को आज़ादी देंगे। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? भारत तो खुद ही दो हिस्सों में बटा हुआ है। बिल्कुल। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए लंदन से एक हाई प्रोफाइल मिशन दिल्ली भेजा जाता है। और वही है आज हमारी गहरी पड़ताल का विषय, 1946 का कैबिनेट मिशन। तो 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार के 3 बड़े मंत्री भारत पहुंचे। इनका मिशन एक ही था, भारतीय नेताओं के साथ मिलकर आजादी का कोई ऐसा रास्ता निकालना जिससे देश में गृह युद्ध न छिड़ जाए। और चुनौती बहुत बड़ी थी। एक तरफ कांग्रेस जो एक अखंड भारत चाहती थी, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहती थी। ये कोई मामूली चुनौती नहीं थी, ये तो लगभग एक नामुमकिन काम था। उस वक्त का माहौल इतना इतना ज्यादा बटा हुआ था कि दोनों पक्ष एक कमरे में बैठने को तो शायद राजी थे, लेकिन किसी भी बात पर सहमत होने को नहीं। सही बात है। मिशन को एक ऐसा फॉर्मूला खोजना था जो कांग्रेस के अखंड भारत और लीग के पाकिस्तान, इन दोनों के बीच कहीं फिट हो सके। तो चलिए सीधे उस फॉर्मूला पर आते हैं जो उन्होंने 16 मई 1946 को पेश किया। सुनने में तो ये योजना काफी पेचीदा लगती है भी, लेकिन इसका सार एक शब्द में था, समझौता। एक ऐसा समझौता जो शायद कुछ ज्यादा ही जटिल था। तो इसके मुख्य हिस्से क्या थे? इसके दो मुख्य हिस्से थे। पहला तो था तात्कालिक, मतलब सभी पार्टियों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनाना। ठीक है, जो अंग्रेजों के जाने तक देश का कामकाज संभाले। बिल्कुल। लेकिन असली दांवपेच दूसरे हिस्से में था, जो भारत के भविष्य के ढांचे से जुड़ा था। और वो ढांचा क्या था? क्या वो एक मजबूत केंद्र वाली सरकार थी जैसा हम आज देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक इसका उल्टा। और यहीं पर इस योजना की पूरी राजनीति छिपी थी। अच्छा। सिर्फ 3 चीजें होती, रक्षा, विदेश मामले और संचार, बस। बाकी सारे अधिकार, सारे विषय प्रांतों के पास होते। एक मिनट, सिर्फ 3 विषय मतलब टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ प्रांतों के हाथ में? सब कुछ। ये आज के भारत से बहुत अलग है। तो ये कोशिश क्या थी? मुस्लिम लीग को खुश करने की? ये असल में मुस्लिम लीग को शांत करने की एक बहुत होशियार कोशिश थी। संदेश ये था कि आपको पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक ऐसे भारत में इतनी ज्यादा स्वायत्ता दे देंगे कि आप अपने मामलों के खुद मालिक होंगे। मतलब बिना देश को बांटे एक तरह का पाकिस्तान लाइट देने जैसा? बिल्कुल सही शब्द है। और इसी स्वायत्ता को और पक्का करने के लिए प्रांतों को समूहों में बांटने का भी एक आइडिया था। हाँ, ये ग्रुप्स वाली बात, ये क्या थी? और यही इस योजना का सबसे विवादास्पद हिस्सा बना। उन्होंने प्रांतों के 3 ग्रुप बनाने का प्रस्ताव दिया। ग्रुप ए में वो सारे प्रांत थे जहां हिंदुओं का बहुमत था, जैसे बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत। ठीक है। फिर था ग्रुप बी, जिसमें उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, पंजाब, सिंध और सरहदी सूबा। और तीसरा? और आखिर में ग्रुप सी, जिसमें पूरब के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, बंगाल और असम। तो अंग्रेज एक तरह से 3 अलग-अलग घर बना रहे थे, लेकिन उन सबको एक ही कमजोर सी छत के नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे। ये एक इतना जटिल समझौता था कि इसने हर किसी को शक करने की एक वजह दे दी। और देखिए, इस ग्रुपिंग का मतलब था कि ये मुस्लिम बहुल प्रांत अपने अपने ग्रुप के अंदर अपना अलग संविधान भी बना सकते थे। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है जिसे हमें याद रखना है, इस सब के बावजूद कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को साफ साफ खारिज कर दिया था। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि कटा छटा पाकिस्तान न तो आर्थिक रूप से चल पाएगा और न ही अपनी रक्षा कर पाएगा। तो योजना थी भारत को एक रखो, लेकिन अंदर से उसे इतना ढीला ढाला बना दो कि सबको अपनी जगह मिल जाए। ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही, क्या कहते हैं, जटिल सरकारी मशीन का ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ कागज पर था। इस मशीन को बनाने वाले लोग, मतलब भारत का नया संविधान कौन लिखने वाला था? इसके लिए एक संविधान सभा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव था। और इसके सदस्यों को चुनने का तरीका भी तय किया गया था। कुल 389 सदस्य होने थे। 389 सदस्य? और ये किस आधार पर चुने जाने थे? मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। और ये 389 लोग कहां-कहां से आने वाले थे? 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से,
4 कमिश्नरी क्षेत्रों से और बची हुई 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं। जिन्हें राजा लोग मनोनीत करके भेजते। जी। यहां मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। एक तरफ मिशन ने देश को धर्म के आधार पर बांटने से मना कर दिया, लेकिन मैंने पढ़ा है कि संविधान सभा के चुनाव में उन्होंने धार्मिक वर्गीकरण का इस्तेमाल किया था। ये तो विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही इस योजना की दुखती रग थी। जो 296 सदस्य प्रांतों से चुने जाने थे, उनकी सीटों को 3 सांप्रदायिक समूहों में बांटा गया था। साधारण यानी जनरल, जिसमें हिंदू और बाकी सब समुदाय थे, मुसलमान और सिख सिर्फ पंजाब में। तो आप सही हैं, वो एक तरफ विभाजन को ना कह रहे थे और दूसरी तरफ भारत की राजनीति की नींव में इसी सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत बना रहे थे। शायद उन्हें लगा कि उस वक्त की राजनीतिक सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही सोचा होगा उन्होंने। तो कागज पर एक समझौता तैयार था, एक ऐसा रास्ता जो शायद दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा नाखुश करता, लेकिन देश को एक रख सकता था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये योजना नाकाम क्यों हो गई? गड़बड़ हुई असल में जमीनी हकीकत पर जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। कांग्रेस को 208 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें। 73 सीटें तो काफी हैं। लीग के लिए ये एक बड़ी जीत होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन जिन्ना ने इसे दूसरी तरह से देखा, उनके लिए ये 73 सीटें इस बात का मतलब एक गणितीय सबूत थी। सबूत? किस बात का? कि एक अखंड भारत की संविधान सभा में मुसलमान हमेशा एक राजनीतिक अल्पसंख्यक बनकर रहेंगे। उनकी आवाज कभी बहुमत में नहीं होगी। अच्छा, तो ये वो पल था जब उन्हें लगा कि समझौते का रास्ता बंद हो चुका है। हाँ, और अब सिर्फ विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। इसी के बाद लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और उन्होंने सिर्फ इसे खारिज ही नहीं किया, इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। जी, अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। ये पाकिस्तान की मांग को लेकर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिन था। हाँ, लेकिन कलकत्ता में इसने एक भयानक रूप ले लिया, जिसे इतिहास में द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। उस दिन शहर में भयानक दंगे भड़क उठे, हजारों लोग हिंदू और मुसलमान मारे गए। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के नेता H.S. सुहरावर्दी की सरकार थी। स्टार ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने माहौल को भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। और ये आग सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, ये नोआखली, बिहार और पंजाब तक फैल गई। उन दंगों ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी कि अब कांग्रेस और लीग के बीच किसी भी तरह का समझौता नामुमकिन है। विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। कैबिनेट मिशन का सपना एक तरह से कलकत्ता की गलियों में दम तोड़ चुका था। इस खूनी पृष्ठभूमि के बावजूद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। जी, लीग ने पहले तो इसका बहिष्कार किया, लेकिन फिर वो इसमें शामिल हो गए। लेकिन ये साथ काम करने की कोशिश कम और सरकार को अंदर से ठप करने की कोशिश ज्यादा लग रही थी। बिल्कुल, सरकार एक अखाड़ा बन गई थी। अब लंदन में बैठी एटली सरकार समझ गई कि भारत में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं। हाँ, और इसी दबाव में प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक हर हाल में सत्ता भारतीयों को सौंप देगी, चाहे भारतीय नेता किसी संविधान पर सहमत हों या ना हों। ये एक तरह का अल्टीमेटम था। ये कहने जैसा था कि हमारी ट्रेन स्टेशन से निकल रही है, आप लोग तय कर लीजिए कि आपको एक साथ एक डिब्बे में बैठना है या अलग अलग। इस घोषणा ने हर किसी को फैसले के लिए मजबूर कर दिया और यहीं से कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है। और इस आखिरी अध्याय को लिखने के लिए मंच पर आते हैं भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबैटन। उन्हें एक ही काम के साथ भेजा गया था, सत्ता का हस्तांतरण जल्दी से जल्दी पूरा करना, चाहे जैसे भी हो। माउंटबैटन ने आते ही सभी नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकातें शुरू की और वो बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुंच गए कि भारत को एक रखना अब किसी के बस की बात नहीं है। और उन्होंने जो योजना तैयार की उसे 3 जून 1947 को पेश किया गया।
इसे ही माउंटबैटन योजना कहते हैं। जी। मैंने सुना है कि इसका एक पुराना वर्जन भी था जिसे नेहरू ने बाल्कन प्लान कहकर खारिज कर दिया था। वो क्या था? हाँ, वो एक बहुत ही खतरनाक आइडिया था। उस शुरुआती योजना में सभी प्रांतों और यहाँ तक कि देसी रियासतों को भी ये आज़ादी दी जा रही थी कि वो खुद तय करें कि उन्हें भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में, या आज़ाद रहना है। अरे बाप रे! नेहरू ने इसे देखते ही खारिज कर दिया। उन्हें डर था कि इससे भारत के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, जैसे बाल्कन देशों के हुए थे। तो इस आखिरी माउंटबैटन योजना का निचोड़ क्या था? इसका निचोड़ एक कड़वी सच्चाई थी जिसे अब तक कांग्रेस भी टाल रही थी। योजना ने आधिकारिक तौर पर भारत के विभाजन को 2 अधिराज्यों यानी डोमिनियंस, भारत और पाकिस्तान में स्वीकार कर लिया। तो कैबिनेट मिशन का अखंड भारत का सपना अब पूरी तरह दफन हो चुका था। पूरी तरह। कांग्रेस ने भी भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि देश को और ज्यादा गृह युद्ध और खून खराबे से बचाने का यही एकमात्र रास्ता बचा है। और ये डोमिनियन या अधिराज्य शब्द यहाँ पर बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। डोमिनियन का मतलब था कि आपको अपनी कार की चाबियां तो मिल गई हैं, लेकिन मालिकाना हक के कागजात पर अभी भी ब्रिटिश सम्राट का नाम है। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्राध्यक्ष तकनीकी रूप से कुछ समय के लिए इंग्लैंड के राजा ही थे। जी, जब तक कि वे अपने संविधान बनाकर खुद को गणराज्य घोषित नहीं कर देते। और इसी माउंटबैटन योजना को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्र का अधिनियम 1947 लाया गया। हाँ, और अविश्वसनीय तेजी से बिल 4 जुलाई को पेश हुआ और सिर्फ 14 दिनों के अंदर 18 जुलाई 1947 को इसे शाही मंजूरी मिल गई। इस कानून ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के अंत और 2 नए देशों भारत और पाकिस्तान के जन्म की तारीख तय कर दी। और भारत का सम्राट का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन इस कानून ने एक बहुत बड़ा और विस्फोटक मुद्दा भी खड़ा कर दिया, 565 से ज्यादा देसी रियासतों का भविष्य। हाँ, ये एक टाइम बॉम्ब था जो अंग्रेज पीछे छोड़ गए। कानून ने इन रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता खत्म कर दी। और उन्हें 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहें। इसने भारत के एकीकरण के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिसे बाद में सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से सुलझाया। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, सीमाओं का बंटवारा। सीमाओं को खींचने के लिए पंजाब और बंगाल में 2 आयोग बनाए गए और इन दोनों की अध्यक्षता एक ऐसे ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई जो पहले कभी भारत आए ही नहीं थे, जिन्हें यहाँ के भूगोल या संस्कृति की कोई खास समझ नहीं थी। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा था जैसे आप किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से ब्रेन सर्जरी करने को कहें। नतीजा उम्मीद के मुताबिक ही विनाशकारी हुआ। रातों रात खींची गई एक लकीर ने लाखों लोगों को अपने ही घरों में विदेशी बना दिया। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 15 महीनों के भीतर एक अखंड संघीय भारत की जटिल लेकिन शायद एक उम्मीद भरी योजना, कैबिनेट मिशन, आपसी अविश्वास और हिंसा की आग में जलकर खाक हो गई और अंत में देश का विभाजन यानी माउंटबैटन योजना ही एकमात्र विकल्प बचा, जिसे सबने एक मजबूरी के तौर पर स्वीकार किया। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। स्वतंत्रता अधिनियम ने जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को अपना भविष्य खुद चुनने का विकल्प दिया, जिससे बाद में कितना संघर्ष हुआ ये हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है। अब जरा सोचिए, अगर किसी चमत्कार से कैबिनेट मिशन की वो ढीले ढाले संघ वाली योजना सफल हो जाती, तो इस संघीय ढांचे में इन रियासतों की क्या जगह होती? क्या विभाजन के बिना एक संघ के भीतर उनका भारत में विलय एक अलग और शायद कम हिंसक रास्ता अपना सकता था? ये इतिहास के उन क्या होता अगर वाले सवालों में से एक है जिसका कोई जवाब नहीं।